पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जेएस मिल पर डिस्कस करेंगे। यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूईटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इसके अलावा यदि आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज का एक हिस्सा है। इससे पहले भी हमने जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे थिंकर लगे हुए हैं उन पर हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं और उसी सीरीज का ये एक हिस्सा है जिसमें आज हम जेएस मिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देखें। जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश दार्शनिक, अर्थशास्त्री और एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे जिन्हें 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से माना जाता है। उनका जन्म लंदन या फिर इंग्लैंड में हुआ था और वे एक प्रमुख अर्थशास्त्री दार्शनिक जेम्स मिल के सबसे बड़े पुत्र थे। जेम्स मिल उपयोगितावाद के संस्थापक जेरेमी बेंथम के करीबी सहयोगी या फिर उनके मित्र थे और इसी कारण जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसके इन विचार से जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो काफी प्रभावित हुए थे। कम उम्र में ही मिल को गहन शिक्षा दी गई। मुख्य रूप से उनके पिता द्वारा ये काम किया गया जो कि वो चाहते थे कि मेरा बेटा यानी कि जेएस मिल मेरे जैसे एक अग्रणी बुद्धिजीवी बने। मिल ने 3 साल की उम्र में ग्रीक सीखना चालू कर दिया था और जब वह 12 वर्ष का था तब तक उसने यूक्लिड, अरस्तु और अन्य शास्त्रीय दार्शनिकों के कार्यों को पढ़ लिया था और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना भी शुरू कर दिया था और जहां उन्होंने 30 वर्ष से भी अधिक समय बिताया। मिल के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये वो महत्वपूर्ण किताब हैं जिनके लिए जेएस मिल को जाना जाता है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे और उनका कार्य ऑन लिबर्टी ये उदारवाद पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। या फिर यूं कहें कि जेएस मिल की जब बात आती है तो उन्हें उनकी किताब ऑन लिबर्टी के लिए ही जाना जाता है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता पर बहुत ही व्यापक तरीके से चर्चा किया है और उदारवाद पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। मिल ने तर्क दिया कि मानव की खुशी और प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है और यह कि राज्य को केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य को व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केवल वही हस्तक्षेप राज्य कर सकता है जहां पर व्यक्ति कोई नुकसान कर रहा हो या फिर कोई गलत काम कर रहा हो और उससे केवल व्यक्ति को बचाने के लिए ही राज्य उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। उनके राजनीतिक दर्शन के अलावा मिल एक प्रभावशाली अर्थशास्त्री भी थे और उनके काम राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को अनुशासन का एक क्लासिक माना जाता है। उन्होंने मुक्त व्यापार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अर्थशास्त्र में प्रतिस्पर्धा के महत्व पर जोर दिया। दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत में जॉन स्टुअर्ट मिल के योगदान का अध्ययन और इसको लेकर वाद विवाद आज भी जारी है। वह विचारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं और उनका काम आधुनिक विचारों को प्रभावित करना जारी रखता है। जेएस मिल स्वतंत्रता से संबंधित और उदारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन्हें उदारवाद के संबंध में कम जाना जाता है लेकिन जब भी स्वतंत्रता की बात आती है तो बिना जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार जो हैं वो अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में भी जब स्वतंत्रता की बात आती है तो जेएस मिल को याद किया जाता है और उनकी बुक ऑन लिबर्टी को याद किया जाता है। इसके बिना हम स्वतंत्रता को नहीं समझ सकते। इस प्रकार अभी तक हमने जेएस मिल का एक छोटा सा जीवन परिचय देखा और अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। इन्होंने अपनी सबसे पहली किताब
आ सिस्टम ऑफ लॉजिक रेशियोसिनेटिव एंड इंडक्टिव 1843 में लिखी, और जिसमें इन्होंने प्रेरणा और कटौती के आधार पर जांच के लिए वैज्ञानिक पद्धति स्थापित करने की मांग की। इसके अलावा इनका जो दूसरी किताब है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1848 में प्रकाशित होती है। इस किताब में जेएस मिल ने मुख्य रूप से मुक्त व्यापार, प्रतिस्पर्धा और अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व के लिए तर्क देते हुए अर्थशास्त्र पर अपना विचार रखा है। इसके अलावा इनकी जो अगली महत्वपूर्ण किताब है वो है ऑन लिबर्टी, ये 1859 में प्रकाशित होती है। इस किताब में जेएस मिल ने मुख्य रूप से उदारवाद पर बल दिया है और तर्क देते हैं कि मानव की खुशी और प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप की सीमाओं की भी चर्चा करते हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वो अपना भला बुरा समझता है, इसलिए राज्य किसी भी आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केवल कुछ सीमित क्षेत्र हैं जिसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनकी जो अगली महत्वपूर्ण किताब है वो है यूटिलिटेरियनिज्म, ये 1859 में प्रकाशित होती है। इस किताब में जेएस मिल ने मुख्य रूप से जो है नैतिकता और उपयोगितावाद पर बल दिया है। यही वो महत्वपूर्ण किताब है जिसमें इन्होंने जेरेमी बेंथम के द्वारा जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया गया था उसमें ये संशोधन करते हैं और जेरेमी बेंथम के विचारों में संशोधन करके नए तरीके से उपयोगितावाद को परिभाषित करते हैं। इस बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली जो इनकी महत्वपूर्ण किताब है वो है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये 1861 में आती है। इस किताब के अंतर्गत जो जेएस मिल हैं वो मुख्य रूप से प्रतिनिधियात्मक सरकार और अल्पसंख्यकों के हित में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वर्णन किया है। इसमें वो मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों और प्रतिनिधित्व सरकार की बात करते हैं, जिसमें वो अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से जोर देते हैं, चाहे वो वोट को लेकर हो या फिर उनके अधिकारों को लेकर हो। इसके अलावा इनकी जो अगली महत्वपूर्ण किताब है वो है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये 1869 में प्रकाशित होती है। इस किताब में जेएस मिल जो हैं वो पुरुषों और महिलाओं की समानता के लिए तर्क देते हैं और इसमें वो शिक्षा, संपत्ति और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं। इसके अलावा इनकी अगली जो महत्वपूर्ण किताब है वो है ऑटोबायोग्राफी, ये 1873 में प्रकाशित होती है। ये किताब उनके मृत्यु के बाद जो है वो प्रकाशित हुई थी। ये मुख्य रूप से इनकी आत्मकथा है जिसमें वे अपने स्वयं के जीवन और बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करते हैं। इस प्रकार से जेएस मिल की ये वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और मिल को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है या उनका योगदान किन किन चीज़ों को लेकर है उसको एक बार हम देखते हैं। जेएस मिल को सबसे पहला नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। अगला जो है वो जेएस मिल को उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसमें संशोधन के लिए जाना जाता है। जेरेमी बेंथम ने ये सिद्धांत दिया था। अगला जेएस मिल को प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए जाना जाता है। अगला इन्हें अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी जाना जाता है। ये वो पहले विचारक हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा किया है। इसके अलावा जेएस मिल को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार की बात जो करने वाला विचारक है वो जेएस मिल ही है। इसके अलावा इन्होंने बहुल मतदान का समर्थन किया, यानी समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं या राज्य को अधिक कर देते हैं उन सभी को एक से अधिक मत देने का अधिकार जेएस मिल देता है। इसके अलावा उन्होंने खुला मतदान का भी समर्थन किया। इससे पहले जब हम जेरेमी बेंथम को पढ़ रहे थे तो उन्होंने गुप्त मतदान का समर्थन किया था, जबकि जेएस मिल जो हैं वो खुले मतदान का समर्थन करते हैं। इसके अलावा जेएस मिल ने दो अन्य संस्थाओं की स्थापना की है।
जिसमें सबसे पहली जो संस्था है वो है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लब। इसकी स्थापना जेएस मिल ने की थी। इसके अलावा दूसरी जो है वो है यूटिलिटेरियन सोसाइटी। इन दोनों ही संस्थाओं की भी स्थापना जेएस मिल द्वारा की गई थी। तो ये वो महत्वपूर्ण कार्य हैं या फिर वो सिद्धांत हैं, विचार हैं, कुछ भी आप कहें इसको, इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले जेएस मिल को जाना जाता है। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जेएस मिल द्वारा जितने भी प्रमुख विचार या फिर जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इनमें हम कौन कौन से विचारों को आगे पढ़ने वाले हैं एक बार उसे हम देख लेते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से मिल द्वारा स्वतंत्रता संबंधी जो विचार दिया गया है उसको देखेंगे। उसके बाद इनके द्वारा जो उपयोगितावाद में संशोधन किया गया है उसको देखेंगे। इसके बाद हम इनके द्वारा जो कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया गया है और इस संबंध में इनके क्या विचार रहे हैं इसे देखेंगे। इसके बाद हम इनके द्वारा जो प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार दिया गया उसको देखेंगे। ये जेएस मिल के प्रमुख विचार हैं, जबकि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हमें राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इस प्रकार यहाँ हम मिल के अन्य विचारों को भी देखेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से उनके द्वारा जो हानि का सिद्धांत दिया गया है उसे देखेंगे। उसके बाद विवेचनात्मक तार्किकता का जो विचार है इसे देखेंगे और फिर अंत में हम उनके नैतिक मनोविज्ञान और उनके द्वारा जो बहुमत के अत्याचार का नुकसान का सिद्धांत दिया गया इसे हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के अब हम जेएस मिल द्वारा जो स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत किया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। इस रचना के प्रतिपादन के पीछे मिल के प्रमुख प्रेरणा स्रोत में उनका व्यक्तिगत अनुभव और समकालीन राजनीतिक वातावरण था। मिल का मानना था कि स्वतंत्रता के द्वारा ही व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा का विकास हो सकता है। इससे ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है। कहने का अर्थ ये कि जेएस मिल जो है वो स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं केवल स्वतंत्रता ही एक वो रास्ता है जिस पर चलकर व्यक्ति अपना बौद्धिक विकास और आत्म विकास कर सकता है और इसी के माध्यम से जो है सामाजिक कल्याण भी संभव है। उसका मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता ही समाज के कल्याण के लिए अनिवार्य है। व्यक्ति अपने मन व शरीर का अकेला स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने आप में संप्रभु है। उसके जीवन में कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यक्ति के कार्यों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में जेएस मिल का ये प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति को अपने आप पर, अपने कार्यों पर तथा अपने विचारों पर व्यक्ति अपना संप्रभु है। अब यहाँ पर संप्रभु जो शब्द है इसके अर्थ को यदि आप जानते हैं तो जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी इस विचार को आप बहुत संप्रभु यानी कि आंतरिक और बाह्य स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना होना, यानी दोनों ही स्तर पर व्यक्ति जो है सर्वोच्च है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उसके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बंधन या बाधा नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम भारत की बात करते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी भारत अपने आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त जेएस मिल जो है वो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, यानी व्यक्ति के समस्त जीवन का विकास। और इसके लिए और ये कब संभव होगा? जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, जब उसके आसपास का जो वातावरण है वो स्वतंत्रता का होगा। वो बताते हैं कि व्यक्ति के किसी भी कार्य पर तब तक हस्तक्षेप या फिर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता जब तक वो अन्य लोगों के लिए हानिकारक ना हो या उससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना होता हो। मिल के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार का कार्य करता है। सबसे पहला वो बताते हैं कि आत्मपरक कार्य और दूसरा वो बताते हैं अन्य परक कार्य। आत्मपरक कार्य जो है
इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव समाज में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ता, यानी उसका संबंध या उसका प्रभाव जो है वो व्यक्ति के स्वयं के जीवन से संबंधित होता है। व्यक्ति का कार्य जो है स्वयं व्यक्ति से संबंधित होता है, केवल यही व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। और मिल बताते हैं इस प्रकार के जो कार्य होते हैं यानी आत्मपरक कार्य, इसमें राज्य का हस्तक्षेप संभव नहीं रहता, यानी इस पर राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दूसरे प्रकार के जो कार्य की बात करते हैं वो है अन्य परक। अन्य परक जो कार्य है ये आत्मपरक कार्य से ठीक विपरीत है। इसमें व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका प्रभाव पूरे समाज पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं या जो नागरिक हैं उन पर पड़ता है, और इस प्रकार के कार्य पर जो है राज्य का हस्तक्षेप संभव होता है। राज्य इस प्रकार के कार्य पर हस्तक्षेप कर सकता है, वो व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा जो मिल हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता और तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इस प्रकार जेएस मिल जो हैं उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा जेएस मिल जो हैं उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार है उसे भी प्रस्तुत किया है। यदि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाए तो इसका मुख्य विचार इजाया बर्लिन से संबंधित है। उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में भेद किया है और इसे बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। और सेकंड नंबर पर जो है वो जेएस मिल को रखा जाता है, जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में केवल आंशिक रूप से इसे परिभाषित किया है। तो यहाँ ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है या फिर इसको किस प्रकार से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो इसे हम बंधनों के अभाव के रूप में जानते हैं। जिस राज्य या समाज में व्यक्ति रहता है और यदि व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है तो उसे उस राज्य या समाज में कुछ भी करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। उस व्यक्ति पर राज्य, सरकार या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि हम नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों की बात करें तो इसमें हम हॉब्स, लॉक, रूसो और जेएस मिल को देख सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें बंधन को जरूरी माना जाता है। आप जिस समाज या राज्य में रह रहे हैं, यदि वहां पर व्यक्तियों को सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई है तो उस समाज में आपको कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी आप केवल वही कार्य कर सकते हैं जिससे अन्य कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होता हो। आपके कार्य से दूसरे व्यक्ति प्रभावित ना हो। आप केवल वहीं तक स्वतंत्र हैं जब तक आपके कार्य से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना होता हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता में जो राज्य है या सरकार है वो आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है या फिर हस्तक्षेप को जरूरी मानता है। इस प्रकार हम नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। इसे याद करने के लिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब नकारात्मक स्वतंत्रता की बात आती है तो आप इसे बंधनों के अभाव के रूप में देख सकते हैं, यानी व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी उसे प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, व्यक्ति पर कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जबकि जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें बंधन जरूरी माना जाता है कि व्यक्ति हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। व्यक्ति के आचरण को या फिर समाज में कोई गलत कार्य होता है तो उसे सीमित करने के लिए, उसे प्रतिबंधित करने के लिए राज्य या सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जेएस मिल के द्वारा जो उपयोगितावाद में संशोधन किया गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जेएस मिल ने बेंथम द्वारा दिए गए उपयोगितावादी सिद्धांत में
परिवर्तन किया था और इस सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की। मिल ने बेंथम की बातों को काटते हुए इसमें 2 संशोधन प्रस्तुत किया है। वो कौन से 2 संशोधन हैं उसे हम देखते हैं। बेंथम का कहना था कि अलग अलग सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता है, इनमें केवल मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा ताश खेलना और किसी व्यक्ति द्वारा कविता या कहानी पढ़ना, इस कार्य से व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होगा उसमें केवल मात्रा का अंतर हो सकता है। यानी इससे जो व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। ये विचार बेंथम ने दिया था जब वो उपयोगितावादी सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, जबकि जेएस मिल जो हैं इसमें संशोधन करते हैं और वो अब उपयोगितावाद पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। मिल बताते हैं कि व्यक्ति के सुख में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर पाया जाता है। वो बताते हैं व्यक्ति केवल शारीरिक सुख या फिर जिसे हम भौतिक सुख कहते हैं, केवल इन्हीं के पीछे नहीं भागता है, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक के पीछे भी भागता है। इस प्रकार जेएस मिल जो हैं वो बताते हैं कि व्यक्ति के सुख में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर पाया जाता है, जबकि बेंथम जो है वो कहते हैं कि व्यक्ति में केवल मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। यानी हर प्रकार का सुख जो है वो एक ही प्रकार का होता है, उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता, केवल उसमें मात्रा का अंतर होता है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। जबकि मिल बताते हैं कि उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर पाया जाता है। अगला जो है बेंथम जो है इन्होंने उपयोगितावाद का सार सुख माना, परंतु जेएस मिल जो है इसका सार जो है वो स्वतंत्रता मानते हैं। मिल का मानना है कि इसके द्वारा व्यक्ति सुख प्राप्त कर पाता है तथा नए नए सुखों का पता लगाता है। यह अपने आप में इतना बड़ा सुख है जिसके आगे अन्य सब सुख छोटे पड़ जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि बेंथम जो है उन्होंने उपयोगितावाद का जो सार तत्व है या अंतिम ध्येय जो है वो सुख को माना, जबकि जेएस मिल जो है वो सुख को नहीं बल्कि स्वतंत्रता को मानते हैं। वो बताते हैं कि स्वतंत्रता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है। केवल वो सुख ही नहीं प्राप्त करता बल्कि और नए नए सुखों को प्राप्त करने के लिए नए नए रास्ते खोजता है। वो स्वतंत्रता को इतना बड़ा सुख मानते हैं कि इस सुख के आगे बाकी सभी सुख जो हैं वो बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। स्वतंत्रता के महत्व को ही ध्यान में रखते हुए मिल का ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो वह उसे किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। अब हम यहाँ जेएस मिल ने जो संशोधन उपयोगितावाद में किया उसको कुछ बिंदुओं में समझने का प्रयास करते हैं। उनका ये प्रमुख कथन है कि मैं वह पीटर हूं जिसने अपने मालिक यानी कि बेंथम को नहीं स्वीकारा है। यानी जेएस मिल के जो पिता थे जेम्स मिल, वो बेंथम के सहयोगी और दोस्त दोनों ही थे, और जेम्स मिल जो हैं वो यही चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है यानी जेएस मिल वो बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसका विस्तार करे, उसको आगे बढ़ाए। जबकि जेएस मिल ने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने इसको आगे तो बढ़ाया लेकिन इसको पलट कर रख दिया और इसमें संशोधन किया। उसी संदर्भ में यहाँ उन्होंने कहा मैं वह पीटर हूं जिसने अपने मालिक यानी कि बेंथम को नहीं स्वीकारा है। उन्होंने बेंथम में जो संशोधन किया वो इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि सुखों में गुणात्मक अंतर होता है, जबकि बेंथम जो है वो कहते हैं केवल मात्रात्मक अंतर होता है। सुख में केवल कम और ज्यादा का अंतर होता है, उसके गुण में कोई अंतर नहीं होता। सुख सभी समान होते हैं। किसी व्यक्ति को कोई कविता या कहानी पढ़ने में सुख प्राप्त होता है, जबकि किसी व्यक्ति को ताश खेलने, मदिरा पीने या कोई अन्य गतिविधि करने में सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा करने में उनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। जैसा सुख एक व्यक्ति को प्राप्त होता है
वैसा ही सुख दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है, केवल उसमें मात्रा का अंतर हो सकता है। जबकि जेसमिल ने इसको चैलेंज कर दिया और उन्होंने बताया कि केवल मात्रा का अंतर नहीं होता, उसमें केवल कम या ज्यादा का अंतर नहीं होता, बल्कि उसमें गुणात्मक अंतर भी पाया जाता है। हर व्यक्ति जो है शारीरिक सुख के पीछे नहीं भागता या भौतिक सुख के पीछे नहीं भागता। सभी व्यक्ति समान नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में शारीरिक सुख या भौतिक सुख की तुलना में बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने की चाह होती है, इसीलिए उसमें गुणात्मक अंतर भी होता है। एक व्यक्ति को भौतिक सुख या शारीरिक सुख में ज्यादा आनंद प्राप्त हो सकता है, जबकि जिस व्यक्ति को बौद्धिक या आध्यात्मिक में रुचि है, यदि वही उस कार्य को करेगा तो उसको शायद जो है उस कार्य को करने में मजा ना आए। इसीलिए सुख मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। इसीलिए सुख में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर किया जा सकता है। फिर वो बताते हैं कि सुखों का आकलन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे मापा नहीं जा सकता। जबकि जो बेंथम है, उन्होंने सुख आकलन को संभव बताया कि सुख को मापा जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने 7 प्रकार भी बताए थे, जिसको हमने बेंथम के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, उन 7 के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अलावा जो जेसमिल हैं, उन्होंने उपयोगिता का आधार जो है वो नैतिकता बताया। इस प्रकार हमने अभी तक जेसमिल द्वारा जो उपयोगितावाद में संशोधन किया गया, इसको हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा जो प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार प्रस्तुत किया गया उसे देखते हैं। मिल ने अपनी बुक कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, इस किताब के अंतर्गत वह जो है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र या फिर सरकार का समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता के गहरे प्रभाव के कारण ही मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया, परंतु बहुमत के शासन की जगह उन्होंने जो है प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हैं। मिल इसी के अंदर जो है मतदान के अधिकार की बात करते हैं। उनका कहना है कि समाज के कल्याण हेतु निर्वाचन मंडल का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक व्यक्ति एक मत, जो कि बेंथम ने यह विचार दिया था, इसका वो खंडन करते हैं और इसका खंडन करते हुए वे बहुल मतदान का समर्थन करते हैं। कहने का अर्थ ये कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो अमीर लोग हैं, जो राज्य को कर अदा करते हैं, उन्हें जेएस मिल जो है 1 से अधिक मत देने की बात करते हैं। वो ऐसे लोगों को 5 मत देने की बात करते हैं। जेएस मिल जो है वो मतदान में महिलाओं को मताधिकार देते हैं। उनका मानना है कि शासन चयन का जो अधिकार है वो आम लोगों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हाथ लिखा हुआ है। अतः मताधिकार केवल पढ़े लिखे और जो लोग राज्य को कर देते हैं उनके हाथों में सौंपना चाहिए। इसके अलावा वह खुले मतदान का भी समर्थन करते हैं, ताकि समाज में जो कम पढ़े लिखे हैं वे लोग पढ़े लिखे लोगों को देखकर सही उम्मीदवार को वोट कर सकें। इसीलिए वो खुले मतदान का समर्थन करते हैं। प्रतिनिधि शासन के संबंध में जेएस मिल का ये प्रसिद्ध कथन है, जिसमें वो कहते हैं, सर्वोच्च शासन प्रणाली वह है जिसमें नियंत्रण संपूर्ण समुदाय के हाथों में हो। यह कथन वो प्रतिनिधि शासन के बारे में कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने कल्याणकारी राज्य के समर्थन में जो अपना विचार दिया है इसको हम देखते हैं। इस संबंध में उनके विचार हमें उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में देखने को मिलता है। मिल पहले राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे, क्योंकि मिल का मानना था कि व्यक्ति अपने मन शरीर का स्वामी है। वह एक विवेकशील प्राणी है और वह अपना भला बुरा अच्छे से समझता है। इसीलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य किसी भी आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अर्थात बंधन व हस्तक्षेप गलत था। कहने का अर्थ ये कि जेएस मिल का जो प्रारंभिक विचार था वो नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित था। मिल जो है वो व्यक्ति को सर्वोच्च मानते थे
उनका मानना था कि व्यक्ति जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। वो अपना भला बुरा अच्छा सब समझता है। व्यक्ति को अपने मन और शरीर सभी पर उसका अधिकार है। वो अपने आप का स्वामी है। इस प्रकार राज्य या सरकार व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और यदि उस पर किसी भी प्रकार का बंधन लगाया जाता है या उस पर हस्तक्षेप किया जाता है तो ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन कुछ समय बाद जो है जेएस मिल के विचार बदल जाते हैं। ऐसा क्यों, इसे हम समझते हैं। लेकिन मिल ने बाद में यह स्वीकार किया कि समाज में सभी लोग अपने विकास की यात्रा समान रूप से प्रारंभ नहीं करते। इस कारण समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। अब कुछ समय बाद जो जैस्मिल हैं उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि समाज में सभी लोग एक समान नहीं होते। समाज में कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है, कोई मानसिक रूप से कमजोर होता है। इस प्रकार से समाज में जो असंतुलन है वो बना रहता है, या फिर जो विविधता है या असमानता है वो कायम रहती है, बनी रहती है। और इसी को समाप्त करने के लिए और समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए जो है राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसको व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि अनिवार्य शिक्षा, बाल श्रम, बंधुआ श्रम मुक्ति, भू संपदा, कर, एक अधिकार पर नियंत्रण व काम के घंटे तय करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप का सुझाव दिया है। यानी राज्य द्वारा इन सारी व्यवस्थाओं या सुविधाओं के लिए राज्य व्यक्ति पर या फिर अर्थव्यवस्था पर हस्तक्षेप कर सकता है, उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। और यही वो कारण है जिस कारण से जेएस मिल को कल्याणकारी राज्य के लिए जाना जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर जेएस मिल कल्याण की बात करने लग जाते हैं कि राज्य का अस्तित्व जो है वो एक कल्याणकारी है। वो व्यक्ति के कल्याण और समाज के कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है, और ये हस्तक्षेप जो है उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण है, समाज का कल्याण है। इस प्रकार जो है जेएस मिल को कल्याणकारी राज्य का समर्थन के रूप में देखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मिल के कुछ अन्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एग्जाम्स में हमें हमेशा देखने को मिलता है। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो हानि का सिद्धांत है। जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी में इसका वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र वैध कारण दूसरों को नुकसान से बचाना है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य शक्ति की सीमाओं की चर्चाओं में प्रभावशाली रहा है। कहने का अर्थ ये कि जेएस मिल केवल तभी राज्य को व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप का अधिकार देते हैं जब किसी अन्य को या व्यक्ति को स्वयं को कोई नुकसान हो रहा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक नदी पार करना चाहता है और नदी पार करने के लिए वो उस पर बने हुए पुल का प्रयोग करता है, जो कि ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो उस पुल का प्रयोग कर उस नदी को पार कर सकता है। लेकिन वो पुल बीच से टूटा हुआ है, ये बात राज्य या सरकार को पता है। ऐसे में राज्य या सरकार जो है वो व्यक्ति के उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि यदि व्यक्ति उस पुल का प्रयोग कर उस नदी को पार करना चाहता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को उसके जान की खतरा है। अगला उनका जो महत्वपूर्ण विचार है वो है विवेचनात्मक तार्किकता। यह विचार इन्होंने अपनी बुक सिस्टम ऑफ लॉजिक में दिया। आगमनात्मक तर्क का सिद्धांत विकसित किया। इस बुक में जेएस मिल जो है वो आगमनात्मक तर्क का सिद्धांत जो है वो विकसित करते हैं, जो कि मानता है कि वैज्ञानिक ज्ञान अनुभवजन्य अवलोकन और सामान्यीकरण पर आधारित है। इस सिद्धांत ने जांच की एक वैज्ञानिक पद्धति स्थापित करने में मदद की, जो आज भी प्रभावशाली बनी हुई है। इसीलिए इंडक्टिव मेथड जो है या फिर इंडक्टिव रीजनिंग जो है उससे जेएस मिल को जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ऑफ लॉजिक में इसका निजात किया था। अगला जो इनका महत्वपूर्ण विचार है वो है
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल जो है वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कट्टर रक्षक थे। उनका तर्क था कि मानव प्रगति और सत्य की खोज के लिए विचारों का मुक्त आदान प्रदान आवश्यक है। उनका मानना है कि सेंसरशिप और असहमतिपूर्ण विचारों का दबाना समाज के लिए हानिकारक था। जेस मिल का कहना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सबसे सर्वोच्च है। यदि कोई व्यक्ति समाज में सही कह रहा है तभी भी उसे अपने विचार रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। यदि वो कोई गलत बात कह रहा है या फिर उसके विचारों में जो है कोई सत्यता नहीं दिखती, फिर भी उसको अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। अगला जो उनका महत्वपूर्ण कथन है वो है महिला अधिकार को लेकर। मिल महिलाओं के अधिकार के प्रबल समर्थक थे। उनका तर्क था कि महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और राजनीतिक शक्ति तक समान पहुंच होनी चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं की अधीनता एक सामाजिक और सांस्कृतिक रचना थी और एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के लिए लैंगिक समानता आवश्यक थी। मिल जो है वो महिला अधिकारों के समर्थन में थे और इसी पर उन्होंने एक बुक भी लिखी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अगला जो उनका महत्वपूर्ण विचार है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर है। मिल ने प्रातिनिधिक लोकतंत्र के एक रूप की वकालत की जो मध्यम और श्रमिक वर्गों को अधिक शक्ति प्रदान करता है या फिर अधिक शक्ति प्रदान करेगा। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक शासन आवश्यक था। इसके अलावा सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। अगला उनका जो महत्वपूर्ण विचार है वो है बहुमत के अत्याचार का नुकसान। जेस मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में जो है तर्क दिया कि बहुमत का अत्याचार उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि एक तानाशाह या फिर सम्राट का अत्याचार। उनका मानना था कि बहुमत को व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा से विवश किया जाना चाहिए। इसके अलावा समाज को अल्पसंख्यकों के अधिकारों और असहमति के आवाजों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो उनका महत्वपूर्ण विचार है वो है शिक्षा और मानव विकास। मिल का मानना था कि शिक्षा और मानव विकास प्रगति के लिए आवश्यक है और व्यक्तियों के पास ज्ञान और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच होनी चाहिए। वह बौद्धिक विविधता के महत्व में भी विश्वास करते थे और विचारों के मुक्त आदान प्रदान की वकालत करते थे। इसके अलावा उन्होंने समाज और आर्थिक न्याय पर भी अपने विचार दिए हैं। हालांकि मिल जो है वो मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। उन्होंने समाज में गरीबी और असमानता की समस्याओं की पहचान की थी। उनका मानना था कि इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है और उन्होंने प्रगतिशील कराधान और श्रमिक सहकारी समितियों जैसी उपायों की वकालत की। इसीलिए इन्हें समाजवाद और आर्थिक न्याय इससे जोड़ा जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जेएस मिल से संबंधित उन सभी विचारों को अच्छे से देखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक नए विचारक के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़े। यहाँ आपको इनसे संबंधित अपडेट और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।